तो सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती है आपको सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने। नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के वैज्ञानिकों के हाथ संजीवनी लग चुकी है और आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों का दावा है कि यह संजीवनी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रामबाण साबित होगी। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ों में पाया जाने वाला बुरांश का पौधा कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर सकता है। हिमालय में मिली कोरोना की संजीवनी बूटी। आईआईटी मंडी ने बुरांश के पेड़ में खोज निकाला इलाज। कोरोना संक्रमण को हराएगा बुरांश के फूल में मिलने वाला केमिकल। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन ही इससे बचने के हथियार हैं। लेकिन जल्द ही कोरोना की एक ऐसी दवा सामने आने वाली है जो कोरोना मरीजों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगी। आईआईटी मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं का यह दावा है कि उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में मिलने वाले एक ऐसे पौधे में कोरोना का इलाज ढूंढ निकाला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ में मिलने वाला बुरांश का यह पौधा कोरोना वायरस से लड़ने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। इनका मानना है कि फूलों की पंखुड़ियों में मौजूद फाइटोकेमिकल पदार्थ कोरोना को मल्टीप्लाई होने से रोकता है। इस केमिकल में कुछ ऐसे एंटीवायरल गुण होते हैं जिसके चलते वायरस इनके सामने टिक नहीं पाता। बता दें कि बुरांश का पौधा ज्यादातर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में पाया जाता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि वैज्ञानिक बुरांश का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोग सदियों से बुरांश की पंखुड़ियों के जूस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इनका मानना है कि बुरांश के जूस के इस्तेमाल से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों का मानना है कि बुरांश के फाइटोकेमिकल शरीर में दो तरह से काम करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सबसे पहले ये कोरोना में मिलने वाले एक ऐसे एंजाइम से जुड़ जाते हैं जो वायरस को अपना डुप्लीकेट बनाने में मदद करता है। इसके अलावा ये शरीर में मिलने वाले ACE2 एंजाइम से जुड़ जाते हैं। ACE2 एंजाइम के जरिए ही वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि फाइटोकेमिकल की प्रक्रिया के कारण कोरोना वायरस शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित नहीं कर पाता है, जिससे वायरस से होने वाला खतरा टल जाता है। मंडी आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम कुमार मसकपल्ली को अपने शोध पर गहरा भरोसा है। उनका मानना है कि बुरांश के पौधे से कोरोना का इलाज संभव हो सकेगा। यही वजह है कि उनकी टीम हिमालय में मिलने वाले और भी मेडिसिनल प्लांट्स में कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं। Our hunt for natural molecules from 20+ plant sources led us to the phytochemical-rich petals of Rhododendron arboreum as a potential candidate against COVID-19 targets. अब आपको बुरांश के कुछ और फायदे भी बताते हैं। बुरांश के फूलों से बने शरबत को हार्ट के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा जुकाम, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और बुखार में भी ये कारगर है। वहीं स्थानीय लोग बुरांश का उपयोग स्क्वैश और जैम बनाने में भी करते हैं। साथ ही इसकी चटनी को आज भी ग्रामीण इलाकों में पसंद किया जाता है। बुरांश का महत्व इससे भी समझा जाता है कि ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और इसकी वहां के स्थानीय समुदाय में बेहद मान्यता है। बुरांश के पौधों में मार्च अप्रैल के महीनों में लाल रंग के फूल खिलते हैं। बुरांश भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका में भी पाया जाता है। बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगा है। अब भारत की ये संजीवनी कोरोना पर आखिरी प्रहार करेगी। मंडी से परी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत की वैक्सीन स्ट्राइक से कोरोना पर चौतरफा वार किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर सीधा असर करने वाली देसी वैक्सीन भी तैयार कर ली गई है। मैसेंजर RNA टेक्निक बनने वाली इस वैक्सीन को आपको बताएं कि पुणे की जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल लैब में तैयार किया जा रहा है और इस वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडी से कोरोना की हार निश्चित बताई जा रही है, हार तय बताई जा रही है।
बहरूपी ओमिक्रॉन पर सीधा वार करने वाली दवाई हिंदुस्तान ने तैयार कर ली है। मौजूदा वैक्सीन को छकाने वाला ओमिक्रॉन वायरस जल्द ही इस दुनिया से रुखसत होने वाला है। वैक्सीनेशन के मोर्चे पर इतिहास रचने वाले देश की कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में यह वैक्सीन एक और जीत है। पुणे की कंपनी जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने वो दवा तैयार कर ली है जो दुनिया भर में कोहराम मचा रहे ओमिक्रॉन के लिए यमराज साबित होगा। जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन अपनी लेबोरेटरी में तैयार कर ली है। यह देश की पहली मैसेंजर या mRNA वैक्सीन होगी। इस वैक्सीन के 2 चरणों की ट्रायल रिपोर्ट कंपनी ने DCGI को सौंप दी है। कुछ दिनों के बाद इसका इंसानों पर टेस्ट किया जाना है ताकि इसके असर और इम्यूनिटी पैदा करने की क्षमता का पता लगाया जा सके। ये जो नया वैक्सीन है ये बहुत ही गौरवपूर्ण और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा वैक्सीन होगा जो ओमाइक्रॉन के खिलाफ बन रहा है। दूसरी बात है कि अब तक जो भारत में वैक्सीन बने हैं वो सब एक तो अलग तरीके से बने हैं, लेकिन mRNA वैक्सीन भारत में नहीं बना है, जो कि सिर्फ फाइजर और मॉडर्ना कंपनी बनाती थी। ये वैक्सीन सिर्फ ओमिक्रॉन का ही नाश नहीं करेगी, बल्कि mRNA प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन का निर्माण हो गया तो फिर दूसरी वैक्सीन के निर्माण में भी आसानी होगी, जो कोरोना के अलावा दूसरे वायरस पर भी घातक चोट करेगी। लेकिन ये mRNA प्लेटफॉर्म है क्या, इसे जानना बहुत जरूरी है। और जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के लैब में ऐसा क्या कमाल हुआ जो देश की वैक्सीन इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक है। मैसेंजर RNA या mRNA टेक्नोलॉजी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर होता है। इसमें वायरस के जेनेटिक कोड यानी RNA के एक छोटे से हिस्से को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ये कोड कोरोना वायरस के एक हिस्से की नकल करते हैं और इससे प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हो जाती है। हालांकि वैक्सीन में कोई वास्तविक वायरस शामिल नहीं होता। पहले उसकी लैबोरेटरी ट्रायल हो गई, फिर क्लिनिकल ट्रायल हो गई, और अभी ह्यूमन ट्रायल में जो पहले 2 उसके जो स्टेज है वो भी हो चुके हैं। अब तक सेकंड फेज में 3000 लोगों में भारत के 27 जगह पर उसका ट्रायल हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसका असर रहा है। यहां यह जानना जरूरी है कि कोरोना वाली वैक्सीन कितने ढंग से इस वक्त लैब में तैयार होती है। जवाब है 4। पहली इनएक्टिव और कमजोर वायरस से बनी वैक्सीन। इसे बनाने के लिए उसी तरह के वायरस के स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है जो कमजोर पड़ चुके हैं या इनएक्टिव हो चुके हैं। दूसरा तरीका है प्रोटीन आधारित वैक्सीन, जिनको बनाने के लिए कोरोना वायरस के प्रोटीन शेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा तरीका है वायरल वेक्टर वैक्सीन, जिसे बनाने के वंशानुगत रूप से ट्रीट कर वायरस स्ट्रेन को पहले संक्रमण से मुक्त किया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल कर कोरोना वायरस प्रोटीन बाजार में लॉन्च से पहले ही वैक्सीनेशन का नित नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन का जो नया आंकड़ा जारी किया है उसे देखकर लगता है कि कोरोना वेरिएंट चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, देश का जोश हाई है। वैक्सीनेशन के फ्रंट पर हम सबसे आगे हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 158 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज मुहैया कराई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 13 करोड़ 79 लाख से ज्यादा डोज अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल होना है। जो देसी वैक्सीन पर सवाल उठाते थे, आज वो आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वैक्सीन इजाद करने, वैक्सीन लगवाने और दुनिया के कई देशों को वैक्सीन मुफ्त में देने वाले देश ने उन्हें जवाब दे दिया है कि देसी है तो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत को पहली mRNA वैक्सीन मिलने वाली है, लेकिन इस वैक्सीन को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे निश्चित तौर पर। इसे जानने के लिए हमारी संवाददाता श्रुतिका ने दिल्ली के LNJP अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है डॉक्टर ने, आप सुनिए। भारत को जल्द जिनोवा बायोफार्मा की पहली mRNA वैक्सीन मिलने वाली है। इस पर कई सवाल उठते हैं कि किस तरीके की ये वैक्सीन है, कैसे ये अलग है। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर सुरेश कुमार। सर से जानेंगे कि सर ये जो वैक्सीन है बाकी वैक्सीन से कैसे अलग है। ये जो वैक्सीन है mRNA वैक्सीन है, आपने देखा होगा कि 4 तरह के कोरोना फाइट के लिए हमारे पास अवेलेबल वैक्सीन है। एक तो वो हैं जो कि पूरे वायरस को ही इनएक्टिवेटेड डेड वायरस को यूज़ करते हैं, दूसरे में प्रोटीन कंपोनेंट यूज होता है, तीसरे में वेक्टर यूज होता है। ये जो 4th टाइप है, इसमें
आरएनए यूज करते हैं हम। आरएनए का मतलब होता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, और इसमें जो आरएनए है दैट gives the instruction to the cells and this just get dissolved, and we have the antigens, स्पाइक प्रोटीन का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती रहती है और वो काफ़ी इजी होता है मैन्युफैक्चर करना। जो mRNA वैक्सीन है दे आर इजी टू मैन्युफैक्चर, बट एट द सेम टाइम इनका जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है, स्टोरेज की जो है, वो थोड़ा सा इनमें एक कहिए कि डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको बहुत माइनस टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द mRNA वैक्सीन, बट दे आर वेरी गुड वैक्सीन। दे कैन जो बल्क में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे बहुत ईजी मैन्युफैक्चरेशन, इसका जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड होती है, और काफ़ी सारा जो बल्क में मास प्रोडक्शन हो सकता है। हमने पहले देखा है कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ में mRNA जो वैक्सीन्स हैं बहुत सफल रही हैं। हमने देखा है कि जो बच्चों में वैक्सीनेशन हो रहा है ख़ास तौर के, उनमें जो mRNA वो बहुत बड़े स्तर पर यूज़ हो रही हैं, और फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सारी जो है mRNA वैक्सीन के उदाहरण हैं। सर एक बात और थी कि चूंकि ये जाती है, ये न्यूक्लियस को टच नहीं करती है mRNA वैक्सीन। वो इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे जैसे ही आपने मसल में जाएगा, और दिस गिव्स द जेनेटिक कोड, और ये न्यूक्लियस में या डीएनए को टच नहीं करती है। आरएनए वैक्सीन है, और इसको जो जेनेटिक मटेरियल होता है जहाँ पे डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर, वहाँ पे ये नहीं प्रवेश करती है। सर तो ये जो ओमिक्रॉन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये mRNA वैक्सीन कितनी सफल साबित हो सकती हैं? दुनिया भर के जो अभी तक अध्ययन सामने आए हैं, जो ट्रायल सामने आए हैं, जो रिसर्च सामने आए हैं, उसमें देखा कि बेहद कामयाब हैं, और सेफ्टी और एफिकेसी को लेके इसमें कोई इशू नहीं है। सेफ्टी और एफिकेसी अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग है। 80 से 90% काफ़ी सारी जो हमने देखा है रिजल्ट्स में, पर ये देखा गया है कि ये जो वैक्सीन है ये खाली एक ही प्रॉब्लम रहती है कि इनको स्टोरेज का थोड़ा इशू रहता है। अदरवाइज दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी एफिकेसी और सेफ्टी इनकी अच्छी होती है। कोरोना, खासकर ओमिक्रॉन के मामलों की रफ्तार को लेकर एक अच्छी खबर यह है कि अब यह काबू में आने लगी है। दूसरी लहर के मुकाबले इस लहर में संक्रमण के मामलों में भी तेजी तो बहुत दिखाई दी, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से जिस तरह का खतरा दूसरी लहर में महसूस किया गया वो तीसरी लहर में महसूस नहीं किया गया। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि लोगों को बेपरवाह हो जाने की जरूरत है। देश में लगातार कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि कोरोना का पीक गुजर गया है। हालांकि कई राज्यों में पीक को लेकर एक्सपर्ट्स अभी भी अलग अलग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इसमें यूपी जैसे राज्य शामिल हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में 24 घंटे में 2,38,000 नए केस, जबकि 310 मरीजों की मौत हो गई। टीकाकरण की बात करें तो अब तक 50 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लग चुका है। इससे पहले रविवार को 2,58,089 नए केस दर्ज किए गए थे। रविवार के मुकाबले सोमवार को 20,071 कम मामले आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार यहां कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। एक हफ्ते के भीतर दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से गिरा है। दिल्ली में सोमवार को 12,527 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। ये लगातार चौथा दिन है जब रोज आने वाले केस में गिरावट दर्ज हुई है। 13 जनवरी को 28,867 नए केस दर्ज हुए थे। 14 जनवरी को 24,343 मामले मिले। 15 जनवरी को 20,718 केस मिले। 16 जनवरी को 18,286 मामले और 17 जनवरी को 12,527 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 27.99% है। यहाँ रविवार के मुकाबले एक्टिव केस में 5,837 की गिरावट आई है। रविवार को 89,819 मामले दर्ज हुए थे, जो सोमवार को घटकर 83,982 रह गए। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि आंकड़ों में ये गिरावट टेस्टिंग में कमी की वजह से दर्ज की जा रही है।
कोरोना के मामले जितनी तेजी के साथ बढ़े थे, अब उतनी तेजी के साथ ही लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो तकरीबन 12,500 के आसपास मामले राजधानी दिल्ली के अंदर जो है वो दर्ज हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पॉजिटिविटी रेट, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय इस वक्त जो है वो बना हुआ है, क्योंकि पॉजिटिविटी अभी भी तकरीबन 28% के आसपास है, जिसने सरकार के लिए अभी भी चिंताएं जो है वो बढ़ा दी हैं। हालांकि इस बीच में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़े थे, उसमें टेस्ट काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिल्ली के अंदर होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब लगातार टेस्ट की संख्या भी जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। कल जिस तरीके से 12,500 के आसपास मामला है, उनमें तकरीबन 40,000 के आसपास RT-PCR टेस्ट जो है वो दिल्ली के अंदर किए गए थे। साफ है कि दिल्ली में हालात काबू में आ चुके हैं। फिलहाल देश में एक्टिव केस की कुल संख्या 17,36,628 है। वहीं देश में 10 जनवरी से अब तक 50 लाख से ज्यादा बुजुर्गों, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशनरी डोज लगाया जा चुका है। इसकी जानकारी मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी। अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नया दिन, नई उपलब्धि। 10 जनवरी से अब तक देश में 50 लाख से ज्यादा बुजुर्गों, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाया जा चुका है। जो लोग इस वैक्सीन डोज के लिए एलिजिबल हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि अपना डोज जल्द से जल्द लें। दिल्ली और देश के साथ मुंबई को भी बड़ी राहत मिली है। रोजाना यहां आने वाले मामलों में गिरावट देखी जा रही है। मुंबई ने पिछली 2 लहर में कोरोना की त्रासदी देखी है, लिहाजा इस बार मुंबई के लिए चुनौती बड़ी थी, क्योंकि इस बार भी यहां प्रभावितों की संख्या तेजी से बढ़ी। लेकिन अब ये आंकड़े घटने से सरकार, अस्पताल प्रबंधन और मुंबई ने राहत की सांस ली है। मुंबई में लगातार कोरोना के केसेस में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक राहत देने वाली खबर है। लेकिन दूसरी ओर जो चिंता का विषय बना हुआ है, जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 6,000 के करीब कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। अभी भी जो होम टेस्टिंग है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है, इसलिए बीएमसी लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि होम टेस्टिंग का जो भी रिजल्ट आए वो लोग आईसीएमआर या फिर बीएमसी को उसका अपडेट दे। अभी भी अगर आप होम टेस्टिंग किट कोई भी केमिस्ट से खरीदते हैं तो आपको रेसिडेंशियल प्रूफ देना ही होगा। ये ठीक है कि देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे इलाकों में संक्रमण की रफ्तार घट रही है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सावधानी छोड़ दी जाए। हमें हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहना होगा, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है। संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, ये समझने की जरूरत है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, मुंबई से सौरभ बख्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उम्मीद है कि आज का आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ रहना होगा आपको सावधान भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देखते रहें गुड न्यूज टुडे।